नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। पिथौरागढ़ के नाचनी थाना क्षेत्र के होकरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक बोलेरो जीप खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मृतकों में 7 लोग शामा के रहने वाले थे और वहीं 3 लोग भनार के निवासी थे। और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वाहन करीब 600 मीटर गहरी खाई में गिरा। सभी यात्री मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। चालक ने सड़क पे कटाव होने के कारण बोलेरो ज्यादा किनारे ले ली और इसी दौरान हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जगह जगह बोलेरो सवार यात्रियों के शव पड़े थे। पुलिस ने हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना की और आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पे नजर रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा उत्तराखंड के लिए भी यादगार बन गई है। खासकर उत्तराखंड के किसान प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को हमेशा याद रखेंगे। पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति को उत्तराखंड के लंबे चावल उपहार स्वरूप भेंट किए हैं और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बासमती को पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और धन्यवाद के रूप में उत्तराखंड के चावल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप उन्होंने दिए। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड में उत्पादित लंबे दाने के चावलों को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को उपहार में भेंट करने पर आभार जताया। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जहां पहले आपके माध्यम से हमारा चाहे बेड़ू हो, चाहे हमारा श्री अन्न हो, उसको राष्ट्रीय पहचान आपने दिलाई। और आज उत्तराखंड का लंबा चावल बासमती जो आपने बाइडेन को भेंट की। और पहले ही बारिश में देहरादून शहर की सड़कें नालियां जलमग्न हो गई। बारिश के कारण राजधानी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। देहरादून नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि शहर में लगातार हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर बरसात से पहले ही सभी अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा की गई थी और सख्त निर्देश दिए गए। शहर में कहीं पर भी जल भराव की स्थिति ना बने और जहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां पर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार विभाग होगा, साथ ही उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी खजानदास जी ने और हमने स्मार्ट सिटी की जिलाधिकारी महोदय के साथ एक बैठक करी थी। कल ही हमने उनको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करा था कि जितने आपने खुदाई कर रखी है इसको बरसात होने से पहले, वैसे तो बरसात शुरू हो गई है लेकिन बरसात अभी हम आपको मान लीजिए कि जुलाई तक हम इसको मानते हैं कि 1 जुलाई से जो है बरसात तेजी के साथ होगी। तो हमने कहा है कि आपको हफ्ते 10 दिन का समय है, इसमें आप पूरा जितनी भी आपने खुदाई कर रखी है उसको कंप्लीट कर दीजिए ताकि वहाँ पर कोई हादसा ना हो, कोई जो है किसी किस्म की दुर्घटना ना हो और किसी भी जो है जल भराव की। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था और प्रदेश भर में देर रात से ही बारिश जारी है। 22 से 24 जून तक प्री मानसून की बारिश है और 25 जून को उत्तराखंड में मानसून दस्तक देगा। उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन के साथ ही प्री मानसून की बारिश मिलना शुरू हो गई है। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। यदि एक ये नज़ारा दिखाएं तो ये प्रिंस चौक का इलाका है, जहां देखिए किस प्रकार से जल भराव हो रहा है, वाहन फंस रहे हैं और भारी बारिश के कारण कई लोग आज सड़कों पर वाहन लेकर निकले हैं, जिससे जाम की भी स्थिति है। उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग का आकलन है कि 22 जून से 24 जून तक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश, गर्जन, झोंकेदार हवाएं आ सकती हैं और प्री मानसून की बारिश से भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 25 जून से मानसून की शुरुआत के साथ ही तैयारियों का भी पता लग जाएगा कि सरकारी तैयारियां जल भराव और इससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए कितना तैयार हैं। बहरहाल एक बार को मौसम के बदले इस मिजाज ने लोगों को जहां राहत दी है, वहीं सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदानों में भी तापमान में गिरावट हुई है, जिससे सीधे तौर पर अब प्री मानसून की बारिश का इसे एंट्री माना जा रहा है।
कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। और कांग्रेस नेताओं ने केदारनाथ धाम में दानदाता द्वारा दान किए गए सोने की परत उतरने को लेकर फैल रही अफवाहों पे बीकेटीसी और सरकार से जवाब मांगा है। गणेश गोदियाल ने कहा कि 2005 में भी 50 किलो सोना बद्रीनाथ धाम में चढ़ाया गया था, जिसकी परत भी उसी तरह तांबे की दिखाई दे रही है, जैसा कि केदारनाथ धाम से सूचनाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 2021-22 में भी केदारनाथ धाम में 230 किलो सोना चढ़ाने की बात सामने आई थी, जिस पर अब बीकेटीसी द्वारा मात्र 23 किलो सोना चढ़ाए जाने की बात की जा रही है। गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि सरकार और बीकेटीसी को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए। यदि जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो हैं तो वो गंभीर बातें हैं, वो हमारी आस्था पर चोट हैं, वो एक हमारे विश्वास की, सामूहिक विश्वास की लूट है और हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो एक शून्य मतलब ये एक शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। उन्होंने पहले 230 किलो के प्रचार को खंडित क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया कि 230 किलो नहीं है, सिर्फ 23 किलो है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, चूँकि मंदिर समिति ने उस सोने को सोना मलबा के रूप में अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है, दर्ज किया है। उन्होंने किस आधार पर उस सोने को अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया, जबकि उनको सोना न तो दिया गया, उनका कहना है कि वो तो सीधा उस दानदाता ने स्वयं ही उसका काम किया, स्वयं लगाया। तो जब उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने कैसे आश्वस्त हैं कि वो 23 किलो सोना था और किस क्वालिटी का था, वो 24 कैरेट का था, 22 कैरेट का था या निम्नतम कैरेट का था, कितने कैरेट का था, वो कैसे उन्हें पता चला। और गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 10 बड़े कॉलेज को यहाँ पे, चूंकि 10 बड़े कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें डीएफिलेटेड कर दिया है और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में निर्णय हुआ है, जिसकी सूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार को भेज दिया गया है। पुराने छात्र भी विश्वविद्यालय का हिस्सा बने रहेंगे। वहीं डीबीएस कॉलेज ने प्राचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह कार्रवाई सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस समय कॉलेज में एडमिशन होते हैं और अगर ऐसा कुछ करना था तो इस पर 6 महीने पहले ही कार्रवाई होनी थी। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ विश्वविद्यालय CUET परीक्षा के माध्यम से एडमिशन की बात कर रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने बिना समय गवाए यह कदम उठा दिया। अभी तक विश्वविद्यालय 21 मई तक मुझको ये सूचना दे रहा है कि इस सत्र के प्रवेश CUET के माध्यम से होंगे और एकाएक 30 तारीख को इसी की मीटिंग में डिसीजन हो जाता है, निर्णय लिया जाता है कि इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध किया जा रहा है। तो ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्रों के लिए, देहरादून उत्तराखंड के जनता के लिए बड़ी भ्रम की स्थिति। आगामी कावड़ मेले यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गंगा सभा व्यापार मंडल और सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन के द्वारा सभी लोगों से कावड़ मेले में होने वाली परेशानियों को लेकर सुझाव लिए गए, जिसे कावड़ मेले से पहले ही दुरुस्त किया जा सके, क्योंकि कावड़ मेले में इस बार जिला प्रशासन पिछली बार आए 4 करोड़ कावड़ियों से भी ज्यादा आने का अनुमान लगा रहा है। पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने आप सभी स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया था और जो प्रस्तावित के आने वाले समय में जो 4 तारीख से हमारी कावड़ की यात्रा शुरू होगी, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन हम लोगों ने लेने हैं और इस दौरान व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ की जनता को, स्थानीय जनता को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो और जो कांवड़िए आ रहे हैं सदा के साथ हमारे हल्की पैड़ी क्षेत्र में, और उन लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। मेला के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे धर्मशाला एसोसिएशन हो, सिडकुल के पदाधिकारी हो और जो भी हमारे इसमें SPOs वगैरह सभी लोग जिसमें शामिल रहते हैं, सभी से सुझाव भी लिए गए। पिछले सालों के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया गया। कुछ नई नई चीज़ें जो आई हैं, उससे पार्किंग्स को लेकर हो, चाहे डाइवर्जेंस को लेकर हो या पास को लेकर हो, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा।
और वन विभाग की आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी BS सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शासन ने इस मामले की जांच के लिए DIG लॉ एंड ऑर्डर P रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है और जांच में SP सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व डीजीपी BS सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिन में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थी। शासन द्वारा आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए DIG कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका और एक SP डिस्ट्रिक्ट के देहरादून में जो SP क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके IO नामित की गई है और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो SIT चीफ अपने को नामित करा सकते, को ऑप्ट करा सकते। ये आर्डर है, इन आर्डर के मुताबिक SIT के सुपरविजन ये हमारी DIG लोग करें। वन मंत्री सुबोध उनियाल के कोटद्वार पहुंचने पे बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता ने चिल्पखाल चेकपोस्ट पर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने कोटद्वार की लाइफलाइन कहे जाने वाली लालडांग और चिलरखाल मोटर मार्ग के बारे में बताया कि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और सकारात्मक रहते हुए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस मार्ग के लिए अनुमति मिल जाए। ये मामला जो कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस समय हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से जो आम आदमी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो और उसकी मांग के लिए, क्योंकि आपकी विधायक जी भी बहुत इसको लेकर के चिंतित रहती है और हमारे विभाग भी सकारात्मक सोच के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय को इस सड़क के बारे में जितना सकारात्मक रह करके इसके अनुमति मिल जाए इसके लिए प्रयास करेगा। तो क्या लग रहा है इस बेहतर संचालन में ये जो धर्मेश्वर का पूरा हो पाएगा? देखिए, सारी हमेशा आदमी को आशावादी होना चाहिए, आशावाद ही। मसूरी माल रोड में लोक निर्माण विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा काम किया जा रहा है और कार्य आखिरी चरण में है। मसूरी माल रोड के सभी चौराहों पर काबल स्टोन लगा के सुंदर बना दिया गया है। माल रोड पे सौंदर्यीकरण के काम को फाइनल टच दिया जा रहा है और माल रोड पर हो रहे कार्यों को लेकर लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि मुख्य चौराहों पर काबल स्टोन लगाए जाने को लेकर कुछ समय के लिए मार्ग के कुछ हिस्सों को बंद करके काम किया जाता है, जिससे लोगों को कम परेशानी हो। चौक बंद, कहीं पर भी चौक बंद नहीं है हमारे, सब जगह खुले पड़े हैं, सब जगह लोग जा रहे हैं। यात्रियों का हम सबसे पहले यात्रियों को ही देख रहे हैं कि वो आए, अपने आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और चौक हमारा ग्रीन चौक चल रहा है, जिस पर काम चल रहा है हमारा, वो बेहतर ढंग से हो जाए, हमारा निपट जाए। उसके लिए हमने थोड़ा एक गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद किया हुआ है। स्कूटर तो निकल रहे हैं हमारे, तो ये लेकिन लोकल लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेंजर भी चल रहा है, यात्री लोग सभी चल रहे हैं। ये चौक हमारा पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कॉबल का काम कब तक चलता रहेगा? कॉबल का काम तो साइडों का काम है, वो 5-7 दिन लगेंगे। और क्षेत्रीय विधायक माननीय गणेश जोशी जी, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके अथक प्रयास से लगभग 7 करोड़ रुपए रिलीज किया गया था मसूरी माल रोड के ब्यूटिफिकेशन के लिए और इस डामरीकरण के लिए, जो कि काफ़ी समय होने के बाद आज हमको सपना दूर हुआ है कि हमारी सुंदर माल रोड, अच्छी माल रोड हर चौराहे पे कॉबलिंग जैसे विदेशों में देखने को मिलती है, ये सुंदर है। अब हमें अच्छा भी लग रहा है, टूरिस्ट भी जब आ रहा जा रहा, थोड़ा परेशान जरूर हुआ है, लोकल लोग भी परेशान हुए, लेकिन आज सबका कहना है कि जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ। 90% काम पूरा कर लिया गया। इसके लिए हम जिसको थोड़ी बहुत कठिनाई टूरिस्ट को, लोकल को, उसके लिए। और SSB स्वयंसेवक कल्याण समिति के लोगों ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में धरने को 5000 दिन पूरे होने पर गुरिल्ला संगठन ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गुरिल्ला संगठन ने जल्द मांग पूरी करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान अल्मोड़ा बाजार में जुलूस भी निकाला गया। संगठन ने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में धरने को 5000 दिन पूरे हो गए हैं और जो हम लोग जो देश के शांति काल, युद्ध काल और युद्ध के बाद की भी हमारी भूमिका होती थी, 3 भूमिकाएं हम गुरिल्लों की होती थी। सरकार केवल हमें सत्यापन के नाम से ठगने के अलावा कोई अन्य काम नहीं कर रही है। अपना वो 2024 के चुनाव में जरूर लग गई है, जहां जनसंपर्क अभियान, बैठकें, तमाम तरह के कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इतना लंबा आंदोलन होने के बावजूद, 17 साल के आंदोलन के बावजूद कि ये जो सीमा के सुरक्षा के जो हम
प्रहरी है, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और देहरादून नगर निगम नए वार्ड में स्थित हजारों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। इन्हें 3 साल के बकाया हाउस टैक्स पे ब्याज नहीं देना होगा। अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। नए वार्ड के कमर्शियल भवन मालिकों को इसका लाभ होगा। तो ब्याज के लेके ये समस्या ये आ रही है कि जहाँ ये नया क्षेत्र हमारा जुड़ा है, जो कमर्शियल उनके भवन है, कमर्शियल भवन में पहले तो स्थिति शासन से स्पष्ट नहीं थी कि इनको छूट है या नहीं। उसके बाद शासन से जो है स्थिति क्लियर होकर आ गई कि जो कमर्शियल है उसमें सरकार ने छूट नहीं दी है। कुछ लोग इसमें ऐसे थे कि वो टैक्स जमा करना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनसे टैक्स लिया नहीं। अब उनको जो है ब्याज के साथ जो है हमारे यहाँ से नोटिस जा रहे हैं। तो जो कमर्शियल वाले हैं, कुछ लोग मेरे से मिले थे और अधिकतर जो हमारे पार्षद हैं उनका भी कहना यही है कि इन पे डबल मार हो रही है। और मसूरी की बेटी डॉक्टर मृणालिनी भारद्वाज ने मिसेज इंडिया इम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 सीजन 4 में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतकर दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है, जिसके बाद वो आगामी सितंबर में मनीला फिलीपींस में आयोजित होने जा रही प्रतियोगिता में मिसेज टूरिज्म यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और पुणे में हुई इस प्रतियोगिता का आयोजन दिया पेजेंट के काल और अंजना ने किया था। और विगत 1 महीने से चल रही इस प्रतियोगिता के ऑडिशन राउंड में पूरे देश से 200 महिलाओं का चयन किया गया था, जिसके बाद हुए मेगा ऑडिशन राउंड में केवल 50 महिलाएं ही अपनी जगह बना पाई। इसके बाद फाइनल राउंड में टॉप 8 चयनित महिलाओं के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें उत्तराखंड की मसूरी निवासी मृणालिनी भारद्वाज दूसरे नंबर पर रही। डॉक्टर मृणालिनी मसूरी के प्रख्यात इतिहासकार गोपाल भारद्वाज और शिक्षाविद बीना भारद्वाज की बेटी हैं। उनके पति चरणजीत साहनी इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। मृणालिनी की प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी स्कूल मसूरी से हुई। इसके बाद उन्होंने भारतीय विद्यापीठ पुणे से आगे की पढ़ाई की, BA MS वहां से की और हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया। कंपटीशन बहुत टफ था और उनमें से 3 ही चुने जाने थे हर कैटेगरी में, और मैं कर पाई और इस चीज़ को मैं हासिल कर पाई। इसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत लगन की ज़रूरत थी। पिछले साल मैंने मिसेस वेस्ट इंडिया किया था मई में, और उसमें मुझे सेकंड रनर्स अप का खिताब मिला था। और तब मैंने डिसाइड किया कि इस जर्नी को मुझे आगे ले जाना चाहिए। मेरा वज़न काफ़ी था, तो मैंने अपने वज़न के ऊपर काम। नैनीताल जिले के कोडाबाग में हजूरपुर चकलुआ गांव में बनने वाले एथेनॉल प्लांट का एक बार फिर से विरोध होने लगा है। कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कई पदाधिकारी ग्रामीणों के साथ SDM कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने SDM को ज्ञापन देते हुए प्लांट के मानकों की दोबारा जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि एथेनॉल प्लांट निर्माण मानकों के विपरीत किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एथेनॉल प्लांट भविष्य में गाँव और ग्रामीणों के लिए खतरनाक साबित होगा। इधर प्लांट प्रोजेक्ट के स्वामी नवनीत अग्रवाल का कहना है कि इससे गांव के विकास और गांव की आबोहवा पर कोई असर नहीं होगा। ग्रामीणों द्वारा कई बार न्यायालय में जाने के उपरांत फैसला प्लांट के पक्ष में आया है, इसलिए पुलिस सुरक्षा में प्लांट का कार्य कराया जा रहा है। ग्राम सुरपुर के आज कुछ ग्रामीणों के द्वारा तहसील में आकर मुझे ये जो शीतला वेंचर्स के नाम से एथेनॉल प्लांट लगना है उसके रिगार्डिंग एक ज्ञापन दिया गया है, जो जिलाधिकारी महोदया को संबोधित है। मेरे द्वारा ये मैडम को प्रेषित किया जा रहा है। और ये हमें भारत सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना बहुत प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ के आधार पे ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। लाखों टन चावल जो कई सालों से सड़ता हुआ आ रहा है, वह चावल और जो टूटा हुआ चावल किनकी होती है, मक्का होती है, जो धान किसान भाइयों के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है खाने पीने के अलावा जो बचता है, वो इससे बना के हम अनाज आधारित एथेनॉल बनेगा। ये एथेनॉल एक गवर्नमेंट का, भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP, जिसमें पेट्रोल में 20% यह मिला जाएगा और वो बिकेगा भी। तो यहाँ पे गांव के कुछ तथाकथित 5-6 लोग, ज़्यादा लोग नहीं कहूँगा, 5-6 लोग हैं जो उन्होंने बहुत परेशान करा, और वो लोगों ने फिर हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी PIL भी दाखिल करी। द्वारा मां शीतला वेंचर जो एथेनॉल प्लांट सुरपुर लग रहा है उसको परमिशन दी गई,
लेकिन वो परमिशन सिर्फ और सिर्फ एनजीटी के द्वारा उसको दी गई थी। उसी के मानकों के आधार पर वो एनजीटी का जो उसको मानक मिले थे उसने उच्च न्यायालय को दिखा के परमिशन ली है। लेकिन जहाँ तक हमें ज्ञात है आरटीआई हमने जितनी भी लगाई है इसको ना प्राधिकरण से कोई परमिशन मिली है, ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिली है, ना हमारे जल विभाग से मिली हुई है। तो सिर्फ एक एनजीटी की परमिशन पे ये वहाँ पर जाके कार्य स्टार्ट कर रहा है। हमारी मांग डीएम महोदय, एसडीएम महोदय सबसे ये है कि इसके अन्य मानकों की भी जांच हो, क्योंकि फैक्ट्री लगने में सिर्फ और सिर्फ एनजीटी की परमिशन से पास होने के बाद ही फैक्ट्री नहीं लगती है और मानक वहाँ पे तय नहीं है। सड़क 15 मीटर की चाहिए, जो कि हमारे गांव की लिंक सड़क है वो सिर्फ और सिर्फ 6.90 मीटर की है। तो ऐसे मानकों पे वहाँ पर ये कार्य कैसे कर सकता है? क्या डीडीए को ये नहीं दिख रहा है कि अवैध निर्माण कार्य चल रहा है? कोर्ट का अगर फैसला भी है तो डीडीए अपने पक्ष में जाके कोर्ट में कह तो सकता है कि इस मानक पे, इस रोड पे, सड़क पे फैक्ट्री। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।